बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी बच्चों को ग्रामर के जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थी अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाते हैं और ये क्वेश्चंस आपको या तो पैटर्न बदल के बना लिया जाता है और या तो किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्लास नंबर 20 है। आज हम लोग 20 क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सोच लीजिए, 20 में 20 का गुणा करिए, 20 में 20 का अगर आप गुणा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हम सभी को तैयार हो गए। ऐसे ही बच्चों क्लास में बने रहिए और धीरे धीरे करके बहुत से टॉपिक्स, बहुत से वर्ड्स आपके सामने ऐसे आएंगे जो आपको बहुत ही इजी आपको लगेगा। ठीक है, चलिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन नरेशन से रिलेटेड है। चेंज द नरेशन, दे सेड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, आपको बताया गया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 5 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, जब ये पास्ट में होगा तो टेंस में परिवर्तन होगा, तो टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, नियरनेस वर्ड का चेंजिंग। ठीक है, इसके बाद यूज़ ऑफ कंजक्शन, इसके बाद आपका रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज। ऐसे 5 पॉइंट आपको पता चल गए। तो इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रख करके चेंज करना है। तो दे है तो आप दे सेड को दे सेड ही रहने देंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे और कंजक्शन दैट लगाने के बाद आपको प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। तो अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल दे आ जाएगा और हैव चेंज होगा हैड में, तो अपना करेक्ट बनेगा दे सेड दैट। इसके बाद दे हैड लिव्ड, हेयर चेंज होगा देयर में फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हैव को हैव ही रहने दिया है, ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये पास्ट इंडिफिनिट कर दिया है, उल्टा नहीं जाता है बल्कि पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में देखिएगा, दे भी लगाया है तथा हैव को हैड में भी चेंज किया है, हेयर को देयर में भी चेंज किया है, तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब डी में जाने की आवश्यकता ही नहीं है जब हम सभी को सी में आंसर मिल गया। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही टेक्निक्स फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम में अपनाएंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, तब आप हो सकता है पर जाएंगे, तो आपको बहुत भटकना नहीं पड़ेगा कि चारों ऑप्शन को एक एक बार आपको करना पड़े और आपका टाइम लगे। ठीक है, तो टाइम सिक्योर करने का, स्पीड तेज करने का सबसे बढ़िया तरीका है मेनी टाइम्स प्रैक्टिस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम सेइंग। चलिएगा, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। आप देखिएगा, आस्क्ड को ये यहाँ पर क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज होता है आपका इंट्रोगेटिव में ही, बट जब ये हेल्पिंग वर्ब जो रहता है तो हेल्पिंग वर्ब हम सभी का जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो एफ या इफ़ या वेदर का यूज़ कर देते हैं। उसके बाद आपका कंजक्शन यही लग जाता है, फिर सब्जेक्ट लाते हैं, वर्ब लाते हैं, ये सब होता है। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करके असर्टिव बना लिया जाता है। ठीक है, आई मीन टू से अफर्मेटिव बना लेते हैं। ठीक है, तो आस्क्ड पहले ही आस्क्ड किया है तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि अरे बाबा ये तो मैं सेड पढ़ता आ रहा था या मैं सेड पढ़ते आ रही थी, इसी को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे आपको दिया होगा वैसे क्वेश्चन को आपको अपनाना होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही गलत दिया है, ऐसा नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो सेंटेंस में आस्क्ड किया है तो चारों ऑप्शन में भी तो आस्क है। आपको बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यू विल चेंज योर ओपिनियन। ओके, यू विल चेंज योर सिचुएशन। ठीक है, तो देखिएगा, ही आस्क्ड मी, आपको सब जगह मी मिल गया। हैव से स्टार्ट हुआ है तो इफ़, अब देखिए इफ़ भी सब में मिल गया, यानी कि अब इफ़ के बाद आपको पहुंचना होगा। तो आप देख पाते हैं कि इफ़ के बाद या वेदर के बाद सीधे सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले किस में नहीं आया है, तो पहले में नहीं आया है, पहला आंसर ही नहीं होगा।
सेकंड में देखिए, अब ना आपने पहचान लिया कि जो हैव आया है वो हैड में जाएगा, तो बाकी 3 4 में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, अपना करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं नहीं हम जाएंगे, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, हम जिद कर रहे हैं, तो देख लीजिए ये भी भाई जो है वुड में नहीं चेंज होता, वुड बी में भी नहीं चेंज होता। और यहाँ पर देखिएगा आई वुड किया है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक ना। थर्ड पर चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट? ऑन द अलर्ट का मीन्स क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है रेडी टू एक्ट, और दूसरा ऑप्शन है डिपेंड अपॉन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स, थर्ड वन डिपेंड ऑन हिमसेल्फ, और लास्ट नन ऑफ द एबव। तो देखिए आपको अलर्ट वर्ड बता रहा है ना कि किसी चीज़ के लिए आप क्या हो, मतलब एक्टिव हो या मतलब सचेत हो, इस टाइप का कुछ फीलिंग आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सचेत और मतलब कह सकते हैं एक्टिव, तो यहाँ नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ठीक है। अब देखिए दूसरों पर निर्भर रहोगे तब कैसे सतर्क रहोगे, अपने आप पर कोई निर्भर नहीं रहता, अपना काम स्वयं करता है। ठीक है। अपने ऊपर क्या निर्भरता, जब अपना मन और अपना मस्तिष्क खुद ही कोई लीड करता है। तो रेडी टू एक्ट मतलब ऑन द अलर्ट मतलब किसी की आज्ञा के लिए तैयार होना या काम करने को तत्पर होना। ठीक है। तो रेडी टू एक्ट अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल वर्ड का मीनिंग क्या होगा? ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट सिनोनिम। ओके, तो डिफीट, लर्नड, स्पोकन और अनकॉन्क्वायरेबल। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, विंसिबल विक्ट्री बना लीजिए। ठीक है। विक्ट्री मान लीजिए, विन मान लीजिए। ठीक है। विंसिबल मतलब विजेता, या फिर मतलब जो है जिसको जीता न जा सके। तो या ये क्या होगा, अब देखिए विंसिबल होगा तो जिसको जीता जा सके, इनविंसिबल यानी अपराजेय, जिसको पराजित न किया जा सके, है ना। अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल, जिसको पराजित न किया जा सके। तो डिफीटेड मतलब तो होता है विंसिबल, लर्नड मतलब विद्वान, और स्पोकन मीन्स होता है बोलना, अनकॉन्क्वेरेबल मतलब होता है अपराजित, मतलब अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड एट एनी कॉस्ट, दैट पर्सन इज कॉल्ड अनकॉन्क्वेरेबल, और वी कैन से इनविंसिबल। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। पिक आउट द राइट ऑप्शन। इसके बाद विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवैल्यूएबल। ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। यूजलेस, चीप, प्राइसलेस, वैल्यूलेस। मुझे लगता है इनवैल्यूएबल में बच्चे सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। बाकी यूजलेस और चीप तो आपको पता ही होगा ही नहीं। इनवैल्यूएबल मतलब होता है अमूल्य, मतलब यू कैन नॉट बी, क्या कह सकते हैं, मेक द प्राइस ऑफ दीज थिंग्स, मतलब आप इसका मूल्य आप मान ही नहीं सकते। कहते हैं कीमती चीज़ या मूल्यवान चीज़, या क्या कह सकते हैं आप, मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप, जिसका कोई मूल्य नहीं बना सकते। जैसे आप कहते हैं ना कोहिनूर हीरा, उसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, तो जिसकी कोई कीमत ना लगा पाए उसको बोलते हैं इनवैल्यूएबल। तो यूजलेस नहीं होगा, चीप भी नहीं होगा। वैल्यूलेस मत समझिए, वैल्यूलेस अगर करेंगे तो मूल्यहीन हो गया, इसका मतलब हो गया वर्थलेस। वैल्यूलेस अगर आप कहिए तो इसका मतलब, वैल्यू से मत जाइएगा बच्चे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका मतलब वर्थलेस होता है, मतलब जिसका कोई मूल्य ही ना हो। देखिए मूल्य ना होना और मूल्य न लगा पाना दो अलग बातें हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मूल्यहीन का मतलब हो गया कि इतनी चीप चीज़ है, इतनी बेकार चीज़ है, इतनी इन्फीरियर चीज़ है कि आप उसकी वैल्यू ही नहीं कर सकते, तो वैल्यूलेस हो गया। लेकिन अगर आप प्राइस लेस कहिए तो इसका मतलब जिसकी कोई कीमत ही नहीं लग सकती, यानी प्राइस लेस। तो वैल्यूलेस प्राइसलेस में मीनिंग आपको समझ में आई होगी। तो प्राइसलेस अपना करेक्ट आंसर है। बहुत से बच्चे वैल्यूलेस लगा देंगे, लेकिन नहीं, प्राइसलेस ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। मूल्यहीन नहीं, अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ही न लगा सके। इसको मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि हर बच्चे का अपना एक दिमाग होता है, और मेरा मानना है कि कई बच्चे एक बार में समझ जाते हैं, कई बच्चे 2 बार में, कई बच्चे
3 बार में समझते हैं, तो इस वजह से मैं बार बार कह रही हूँ इसको बच्चे, आप इसको डोंट टेक इच अदरवाइज कि मैम इसको कितना बार रिपीट कर रही है। मेरा ये सेंस है कि सब बच्चों को समझ में आ जाए। तो प्राइसलेस मतलब अमूल्य, और इसको मैं लिख दूँ, नहीं तो फिर कई बच्चे भूल देख कर भी भूल जाएंगे, ठीक है। अमूल्य मने प्राइसलेस, जिसका कोई कीमत ही ना हो, इसका मतलब मूल्यहीन, वर्थलेस। समझ जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो आपका अंडरलाइन वर्ड है, तो क्या है इसका एंटोनिम, ध्यान रखना है बच्चे, अब तक सिनोनिम चल रहा था, अब एंटोनिम, इट मीन्स अपोजिट, ओके। द यूएस सीनेट रिफ्यूज्ड टू रेटिफाई, इसके बाद है द CTBT। तो जो है रेटिफाई, रेटिफाई मीन्स आप ध्यान कर लीजिए, इसका मतलब होता है पुष्टि करना, ठीक है। पुष्टि करना यानी किसी चीज़ को सिद्ध करना, सिद्ध करना, तो यानी प्रमाण देना। तो द यूएस सीनेट रिफ्यूज टू रेटिफाई द CTBT। तो रेटिफाई का एंटोनिम क्या होगा, तो पुष्टि करना का उल्टा क्या हो गया, रिजेक्ट करना, अपना यही करेक्ट आंसर है। ऑफेंड मने विरोध करना, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, और एडमायर मतलब भी होता है प्रशंसा करना। समझ में आ रहा होगा ना। रिजेक्ट करना का मतलब उसको छोड़ देना, और रेटिफाई मतलब पुष्टि करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड। इटैलिसाइज्ड वर्ड को आपको, यानी कि जो इटालियन फॉन्ट स्टाइल से लिखा हो और अंडरलाइन भी किया हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, समझ में आ रहा है ना बच्चे। तो देखिएगा, पीपुल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स, यानी कि क्या है, देखिए फ्लड विक्टिम्स मतलब बाढ़ के जो बेचारे पीड़ित हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको बेस्ट मतलब सुविधा प्रदान करने का, या क्या कह सकते हैं, प्रोवोक मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना या गुस्सा देना। तो यहाँ पर आपका ग्रेटिफाई मतलब एहसानमंद होना, पैसी एंटोनिम ढूंढना है, आप ध्यान रखिएगा, एंटोनिम है ये। ग्रेटिफाई माने एहसानमंद होना, पेसिफाई मतलब शांत होना, ठीक है। और कन्विंस मतलब होता है राजी करना, और अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित होना या करना। तो ग्रेटिफाई नहीं, प्रोवोक मतलब होता है ना भड़के हुए लोग या भड़काए गए लोग, गुस्साए लोग, क्रोधी लोग, एंगर, इनरेज, एक्सेपरेटेड, इस तरीके से प्रोवोक मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, गुस्सा करना या भड़क जाना। तो पेसिफाई इसका जस्ट अपोजिट होगा, शांत करना, शांत होना, ठीक है। एंटोनिम पूछा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। गिव द करेक्ट एंटोनिम फॉर एक्विट। पहला ऑप्शन है पनिश, दूसरा है अरेस्ट, तीसरा प्रेज, और चौथा कन्विक्ट। तो आप बताइएगा, मिल रहा है कुछ ना, मुझे लगता है सभी बच्चे पकड़ ही लिए होंगे। एक्विट मीन्स होता है दोष मुक्त करना, ठीक है, टू फ्री समवन, दोष मुक्त करना, एक्विट का मतलब हो गया। तो कन्विक्ट मतलब होता है दोषी ठहराना। आई होप समझ में आ गया होगा। जस्ट अपोजिट आपको देखना है, ठीक है। तो पनिश मने दंडित करना, अरेस्ट मतलब हो ना गिरफ्तार करना, प्रेज मने प्रशंसा करना, कन्विक्ट का एक्विट, और एक्विट का कन्विक्ट। एक्विट मतलब हो गया दोषी, जो है दोष मुक्त करना, और कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना। क्वेश्चन नंबर 9, too much official activity or formality is called delayed formality, red tapeism, or D option is informality. Which option is our correct answer? फटाफट बताएं बच्चों। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बताइए इसको। मैंने लाइव क्लास में भी कई बार चर्चा किया है, क्लासरूम में भी मैंने कई बार बच्चों से चर्चा किया है। जिन बच्चों को याद होगा उन्हें ज़रूर याद आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए, डिलेड नहीं होता, फॉर्मेलिटी भी नहीं होता, रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही, अब याद आया ना, लाल फीता शाही।
इसका मतलब होता है टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा मतलब ऑफिशियली फॉर्मेलिटी की जाए कि आपका काम कई बार क्या होगा, डिले हो जाएगा या लेट लग जाएगा। तो लाल फीता शाही मतलब फाइलें ऑफिस ऑफिस में दौड़ती रहें बट आपका काम लेट लतीफ़ी से हो या टाइम हो, ठीक है। तो रेड टेपिज्म होता है, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। तो टू मच ऑफिशियल जो है हो जाता है टू मच ऑफिशियल वर्क से, या टू मच कह सकते हैं इसको नौकरशाही यानी अधिकारी लोगों का ये काम। चलिएगा क्वेश्चन नंबर, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग ध्यान कर लीजिए बच्चों, एग्जाम में पूछता है। आर BEAUREAUCRACY है ना, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। BEAURACACY ब्यूरोक्रेसी। आगे बढ़िएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब आइडियम। तो हो जाएगा इसका आपको आइडियम बताना है, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। तो हो जाएगा फ्लैटर प्रेज अदर। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, सभी बच्चे जानते होंगे ना, अपनी तारीफ खुद करना। मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी पढ़ाई, मेरी चीज़ें, ये सब लोग आप आसपास पाए जाते हैं कि अपना ही मैं लगता है कि थकेंगे ही नहीं ऐसे लोग, अपनी ही छांटे पड़े रहेंगे, ठीक है। अपनी ही तारीफ अपने मुंह से कर डालेंगे। तो ऐसे लोगों को प्रेजेज हिमसेल्फ माने खुद की तारीफ करना, यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, दूसरों की तारीफ नहीं करेंगे। फ्लैटर माने चापलूसी होगा, क्रिटिसाइज समवन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो खुद की तारीफ खुद करते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड, ठीक है। अब आप उसको क्या कहोगे, डोंट ब्लो, ठीक है ना, योर ओन ट्रम्पेट, यानी खुद की तारीफ खुद मत करो। 11 देखिए, 11 क्वेश्चन नंबर, टू ट्रेड ऑन समवंस टो, इसका मीन्स क्या होता है। पहला किसी की चापलूसी करना यानी फ्लैटर समवन, दूसरा फॉलो समवन, तीसरा अपसेट समवन और सेटिस्फाई समवन। आप तुरंत दिमाग लगाइए, टो मीन्स पैर का अंगूठा, याद होगा ना। तो अब देखिए, यानी कि क्या करना, किसी के जो है पीछे पीछे चलना, या क्या कहेंगे आप, किसी को गुस्सा दिलाना। ट्रेड ऑन वन समवंस टो, तो समवंस टो यानी कि आप ऐसे दिमाग लगाइएगा, किसी को छेड़ देना। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लैटर समवन भी नहीं, फॉलो समवन भी नहीं। आप देखिए शाब्दिक मीनिंग से तो पहले दूर रहें। सेटिस्फाई समवन भी नहीं होगा, अपसेट समवन यानी किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को नाराज कर देना, है ना। तो हो जाएगा टू ट्रेड ऑन समवंस टो, ठीक। वॉट डज द आइडियम पेनेलोप्स वेब, इसका मीन्स क्या होता है, पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप नाम की एक मतलब जो है एक स्टोरी है कि मतलब पेनेलोप नाम की एक मतलब मकड़ी थी जो कि जो जाला बुनती थी, और उसका जाला, उसके ऐसे कुछ ग्रीक माइथोलॉजी में कहानी है कि उसका जाला कभी ख़त्म नहीं होता था, यानी कि वो दिन भर काम करती रहती थी लेकिन उसका घर नहीं बन के तैयार होता था। तो कॉम्प्लिकेटेड वेब, आप देखिए सीधे सीधे मीनिंग तो पहले भगाएं, तो पहले ऑप्शन में सीधा मीनिंग है, दूसरा तीसरा चौथा देखिए अनएंडिंग लव, तो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा ना रहे तो प्यार भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, और अनएंडिंग वर्क ये आपका जो है यही करेक्ट है, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अनएंडिंग वर्क यानी ऐसा काम जो कभी ख़त्म ही ना हो, तो ये आपका हो जाएगा पेनेलोप वर्क, ठीक है। इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम वन इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मीन्स क्या होगा। तो वंस इन अ ब्लू मून का मीन्स देखिए, डिकेड मीन्स दशक होता है, तो ये भी नहीं, यानी कि वेरी रेयरली आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी वेयर कॉमनली। वंस इन अ ब्लू मून आप समझ लीजिए ना कि ब्लू मून की घटना, तो बड़ी मुश्किल से, वेरी रेयरली, ठीक है, वेरी रेयरली अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट, द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज फाउंड इन द
फिर है डॉकॉट्स, यानी कि डाकू की बात हो रही है, डकॉट्स। हाइडिंग प्लेसेस, तो डाकू लोग अपने जो है छिपे हुए स्थान पर क्या हुए, जो चोरी करके सामान रखे थे वो मिल गई, यानी पाई गई। स्टोलन प्रॉपर्टी वाज फाउंड, तो डाकुओं के गुप्त स्थान पर या छिपाए गए स्थान पर मिल गई। तो ये क्लॉज कौन सा है पूछ रहा है। अब आप कैसे दिमाग लगाएंगे, जैसे ये फाउंड है ना, तो फाउंड एक वर्ब है, ठीक। वर्ब के बाद जो भी आए वो क्या होता है, एड वर्ब होता है। प्रिंसिपल क्लॉज स्वतंत्र होता है, तो कहीं इन द डॉकॉट्स और जो है हाइडिंग प्लेस ये कहीं स्वतंत्र है, नहीं है तो प्रिंसिपल भी नहीं होगा। स्वतंत्र होता तो नाउन बन जाता, और नाउन को क्वालिफाई करता तो एडजेक्टिव बन जाता, ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है। तो ये वर्ब यानी फाउंड को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। फिर पहचानना है, द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड, तो ये व्हेन द वो बोट लीव्स ये कौन सा क्लॉज है। सीधे सीधे आप देख लें कि ये व्हेन किसके लिए आया है, तो टाइम के लिए, तो यानी टाइम नाउन हो गया, व्हेन एडजेक्टिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सीधे सीधे आप आंसर ढूंढ सकते हैं ना। बोल दीजिए जी मैम, तो हम मान जाएंगे। देखिए बी ऑप्शन बचे, बी ऑप्शन क्यों, क्योंकि इस व्हेन के आगे जो होगा वही इसका नाउन बन जाएगा। अगर बन रहा है तो आप कह दोगे कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नहीं बनेगा तो आप कह दोगे नहीं है, एडवर्ब क्लॉज है। तो ऑप्शन नंबर बी, द टाइम, अगर यहाँ पर रीज़न होता द रीजन वाई, तो यहाँ पर वाई एडजेक्टिव क्लॉज, द रीज़न नाउन बन जाता, ठीक ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ढूंढ लीजिएगा इसमें चारों में से करेक्ट कौन सा है। पहला है बिकॉज ही इज़ क्लेवर देयर फोर ही गेट्स गुड मार्क्स। दूसरा है बिकॉज ही इज़ क्लेवर सो ही गेट्स गुड मार्क्स। तीसरा है बिकॉज ही इज़ क्लेवर ही गेट्स गुड मार्क्स। और चौथा है बिकॉज ही इज़ क्लेवर सो दैट ही गेट्स गुड मार्क्स। तो इसको बच्चे ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। बिकॉज अगर कहीं पर आए तो इसके साथ जो क्लॉज आएगा उसके बाद कॉमा का प्रयोग होता है, कोई कंजक्शन नहीं लगता। तो देखिए बिकॉज के साथ देयर फोर आया गलत हो गया, सो आया गलत हो गया, सो दैट आया गलत हो गया। सी में कुछ नहीं है, सीधे एक क्लॉज है, दूसरा क्लॉज कॉमा से अटैच है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। बिकॉज के साथ कोई भी जो है कंजक्शन नहीं लगता, बिकॉज अकेले ही अपना काम करता है। देखिए कह रहा है कि क्योंकि वह चालाक है, होशियार है, वह अच्छा मार्क्स पाता है, तो इसलिए, क्योंकि इसलिए, तो इसलिए के लिए कॉमा लगता है ना। आगे बढ़ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन पर, द सेंटेंस हाउ एवर दे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड आउटसाइड द विलेज। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ऑप्शन ले लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, अगर आपने गलत किया तो शाम को खाना खाते वक्त एक रोटी कम खाइएगा। आप पूछ रहे होंगे क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, भले ही एग्ज़ाम में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, ये आपके परीक्षा में आया हुआ है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो सोच लीजिए, एक रोटी कम खाइएगा, अगली बार से इसको समझ के आइएगा। टेंस वाला क्वेश्चन और टेंस सेंटेंस जिन बच्चे को नहीं याद तैयार है वे बच्चे जाएं चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन है, लिंक दिया हुआ है, और आप देखिएगा प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाएं और ढूंढ लें, टेंस की क्लास पढ़ डालें, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखिए, टेंस नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि टेंस बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको हर जगह मौजूद मिलेगी, चाहे नरेशन हो, चाहे पैसेज हो, और चाहे आपका वॉइस हो, या सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, कहीं पर भी बिना टेंस के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इतना लंबा चौड़ा हम आपको समझा दिए, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन बच्चा कह रहा है, यदि पास्ट परफेक्ट कहेगा तो करेक्ट है, क्यों, हैड को पकड़ लीजिए, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, बस सब्जेक्ट के बाद हैड हो। आगे बढ़िएगा,
18 नंबर क्वेश्चन है, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि आप ध्यान करिए, जस्ट में आप क्या लगा दें कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, तो पहले ये बताइए, जल्दी से बताइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ऐसा नाउन जिसको ना आप टच कर सकते, ना टेस्ट कर सकते, ना स्मेल कर सकते, ओनली यू कैन फील, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जस्टिस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, किंगडम, ठीक है। दीज वंस इज क्या हो जाएंगे, दिस वन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कैसे जानिए, जस्ट में आप आईसी लगा दे, जस्टिक न्याय, जो कि एक फील करने वाली चीज़ है, ठीक है। जस्टिस न्याय फील कर रहे हैं, जस्टली नहीं होगा, और जस्टिफाई करेंगे तब तो वर्ब हो जाएगा, जस्टिस हो गया, जस्टिंग भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़िए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आर्ग्यूमेंट, 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 कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है आर्ग्यूमेंट का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्या करेक्ट स्पेलिंग है आर्ग्यूमेंट की। फटाफट आई क्लोज करें, आई मिनट से ध्यान हटाएं और कहीं लिख लें, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट की लिख लें, मिला लें, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। ये नहीं डबल आर पढ़े थे कि एक आर पढ़े थे, यू के बाद ई पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। सीधे आपने एक आइडिया पा लिया कि आर्ग्यूमेंट करना है। अब आप इसको हटा के मतलब चाहे छिपा के, चाहे आप पर नज़रें फेर लें, कहीं लिख लें आर्ग्यूमेंट, और तुरंत आप मैच कर लें तो जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, द डायरेक्टर फेल्ड इन द फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड। तो बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, ये नाउन का एक नियम है। जब कोई दो नाउन, ठीक है, एक नाउन आगे एक नाउन पीछे, और बीच में कोई क्या लगा रहे, प्रीपोजिशन लगा रहे, ठीक, तो ये नाउन सिंगुलर, ये नाउन सिंगुलर होता है। तो आपका ध्यान करिएगा, नाउन और प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो नाउन सिंगुलर होगा, तो फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स नहीं होगा, ये बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर होगा फिल्म आफ्टर, ठीक है ना, फिल्म। इसको आप कैसे याद रखें, ना भूलें। देखिए, डोर टू डोर आप कहते हो ना, डोर टू डोर, तो डोर टू डोर यानी कि देखो, आपका टू आया है, टू के बाद एक नाउन सिंगुलर, दूसरा नाउन उसके पहले भी सिंगुलर, बीच में टू प्रीपोजिशन, तो डोर टू डोर, साइड बाय साइड, तो वर्ड फॉर वर्ड। वैसे फिल्म आफ्टर फिल्म होगा, ना कि फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स, डोर टू डोर्स, ऐसा नहीं। तो इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, और आपको उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। जैसा भी आपका जो है एक्सपीरियंस हो क्लास को लेकर के, 20 क्लास को लेकर के, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे 21वां क्लास बनाते समय एक आइडिया लग सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस की आवश्यकता है बच्चों को। क्या ये क्वेश्चंस बहुत टफ तो नहीं हो जा रहे हैं बच्चों के लिए, या बहुत इजी हो जा रहे हैं, तो मैं और लेवल हाई करूं। आई थिंक सभी बच्चे समझ रहे होंगे। थैंक्स अलॉट, आपने बहुत धैर्य से सुना, थैंक यू सो मच।